हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर सेट्स रिलेशन फंक्शंस के अंदर फंक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने आज का लेक्चर देखा होगा तभी आप फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा फंक्शन का बेसिक क्लियर करवाने वाली हूँ फ्रेंड्स। आज का लेक्चर में बार बार बोल रही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका ये लेक्चर भी मिस ना हो, आप टाइम टू टाइम अपना लेक्चर अटेंड करते रहें। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूं कि कितने आप फंक्शंस बना सकते हैं। कोई सेट दिया हुआ है ए, कोई सेट दिया हुआ है बी, कितने वन वन फंक्शन बना सकते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन बनाते हैं, किस किस टाइप के फंक्शंस आपके पास होते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, ये सारी की सारी चीजें, जितने भी बेसिक कंसेप्ट है फंक्शन से रिलेटेड, वो सारे के सारे हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है फ्रेंड। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं सबसे पहले कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन होता क्या है, पहले हमें यही पता होना चाहिए ना फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीजें कि कौन कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कि फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन हमें डिफाइन करना है। अब आपने रिलेशन तो डिफाइन कर दिया था, रिलेशन भी कहां से कहां तक जाता है, ए सेट से बी तक जाता है। अब ये कोई भी मैपिंग है या फंक्शन है, इसको कब बोलेंगे हम फंक्शन, इस एफ को हम फंक्शन कब बोलेंगे, ए से बी तक। ए कोई भी सेट है, बी कोई भी सेट है, इतना डीप में नहीं लिखवाऊंगी कि मैं ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ मैपिंग और अ फंक्शन इज सेट इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इतना डीप में करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। मतलब लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हमें समझना चाहिए बस फंक्शन क्या होता है। कि फंक्शन क्या होता है, एक मैपिंग है ए से बी तक, सच दैट कैसे करती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ बी। कि ए का हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एवरी एलिमेंट, ये तो लिख ही देती हूँ चलो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएट टू एन एलिमेंट ऑफ बी। कि ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, और वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। कि किसी न किसी यूनिक एलिमेंट के साथ ए का एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ए सेट से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट बी सेट में मिलना चाहिए, तब आप उसको बोल सकते हैं कि वो आपका क्या होगा फ्रेंड्स, फंक्शन होगा। क्या होगा, वो आपका फंक्शन होगा। आई चीजें दिमाग में? ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जब आपको ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, ए के जितने भी एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक एलिमेंट मिल जाए, किसमें मिल जाए, बी के अंदर मिल जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, फंक्शन बोलेंगे। आई चीजें समझ में? ठीक है, तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x belongs to a there exists some y belongs to b such that fx is equal to y। ये fx is equal to y क्या है, मतलब x आपने उठाया a से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y मिला। कहां से मिला y, b सेट से मिला, इस b से मिला। वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि आपका f ऑफ x क्या मिलके आ रहा है, आपको y मिलके आ रहा है। ये फंक्शन को लिखने का तरीका होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y आ रहा है। यानी कि ये x किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, किसी न किसी y के साथ एसोसिएट हो रहा है। यानी कि a के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो किसी के साथ एसोसिएट ना हो। यानी कि फंक्शन होने के लिए a के हर एक एलिमेंट का किसी न किसी एलिमेंट के साथ b के साथ कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो एसोसिएट ना हो b के एलिमेंट के साथ। आई चीजें दिमाग में? ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम कि मान लीजिए ये कोई ए सेट है और ये कोई भी बी सेट। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका 1 2 3 4 5 और ये है ए बी सी डी ई। ठीक है, अब अगर यहां से देखें तो वन किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, मान लीजिए ए के साथ। 2 किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, ई के साथ। 3 किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, बी के साथ। 4 किसके साथ, सी के साथ। और 5 किसके साथ, डी के साथ एसोसिएट कर रहा है। यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट मिल रहा है ना, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए हमें। फंक्शन की डेफिनेशन यही कहती है कि कोई ना कोई
यूनिक एलिमेंट तो मिलना ही मिलना चाहिए। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल गया, ई मिल गया। 3 के कोरस्पॉन्डिंग बी मिल गया। 4 के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, सी। और 5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, डी। यानी कि कोई ना कोई एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि 2 एलिमेंट मिल जाएंगे तो उसको फंक्शन बोल देंगे, जी नहीं। इसने क्या बोला फंक्शन की डेफिनेशन में कि यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहां से, अगर एक एलिमेंट आप ले रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि यहां से आपने लिया, यहां से आपने ये ले लिया ए फंक्शन और बी फंक्शन, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। आपने 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको ए भी मिल रहा है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको बी भी मिल रहा है। इसने क्या बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। यानी कि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाएगा तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। आई चीजें समझ, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है। फंक्शन से रिलेटेड आज मैं कोई डाउट नहीं रहने दूंगी आपका, चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए इस चैप्टर को करवाने में, ठीक है। आज सारा का सारा बेसिक क्लियर करेंगे हम। 1 2 3 4 5 ए बी सी डी। ये हो सकता है 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ए मिल रहा है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। अब देखना, इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट मिल रहा है ना आपको, ए यूनिक 2 तो नहीं मिल रहे, यूनिक मिल रहा है। और यहाँ पे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है। इसने याद ये तो नहीं बोला ना कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। इसने बोला कि हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट क्या मिला, ए। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट क्या मिला, ए। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी हो सकता है, 3 मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया एंड ये मिल गया। यानी कि फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट तो मिलना ही मिलना चाहिए। सॉरी, कोई ना कोई नहीं, एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। कहां से, डी के अंदर से मिलना चाहिए। हुई चीजें क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े हैं अभी। चलिए फ्रेंड देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं हम, कि अभी देखना, अब इमेज की बात कर लेते हैं, पर इमेज की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका y है, ये जो y है जो किसके इक्वल है, आपका fx के इक्वल है। तो इस fx को आप क्या बोलते हैं, इज द इमेज ऑफ x। मतलब ये जो सारे के सारे a b c d है, ये क्या है, सारे के सारे इमेजेस हैं। किसकी इमेजेस है, 1 की इमेज क्या है, a। 2 की इमेज क्या है, a। 3 की इमेज क्या है, d। 4 की इमेज c। 5 की इमेज b। ये सारी की सारी क्या है, इमेजेस हैं। किसकी इमेजेस हैं, इन सारे x की इमेजेस। हुई चीजें क्लियर, आया समझ, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, पर इमेज है। किसकी पर इमेज है, a b c d e की। यानी कि जो f इनवर्स x है, या फिर हम लिख सकते हैं कि x इज द पर इमेज ऑफ, या फिर हम लिख सकते हैं x इज द पर इमेज ऑफ fx। कि x क्या है, fx की पर इमेज। ये सारे के सारे fx हैं, इन fx की पर इमेज क्या मिल रही है आपको, x पर इमेज मिल रही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। डोमेन क्या होता है, जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है। अब आप x सारे के सारे कहां से उठा रहे हैं, कहां से उठा रहे हैं, a के अंदर से उठा रहे हैं, तो a आपका क्या होगा, डोमेन, और b आपका क्या होगा, कोडोमेन। b आपका क्या होगा, कोडोमेन, ये होगा आपका डोमेन। और बात करें अगर रेंज की, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी आपकी, वो सारे के सारे fx, वो सारे के सारे fx जो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिल रहे हैं, x के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिल रही है। ये सारे के सारे fx का सेट, मतलब जो ये fx जो इमेजेस का जो सेट है, उस इमेजेस के सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और वो किसका सबसेट होएगा, हमेशा कोडोमेन का सबसेट होएगा। वो कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है और वो कोडोमेन से छोटा भी हो सकता है। आई चीजें समझ, डोमेन क्लियर हुआ, रेंज क्लियर हुआ, इमेज, पर इमेज, फंक्शन क्या होता है, सारी चीजें हुई क्लियर। अब बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास। बस एक चीज और देख लीजिए इसके अंदर। अब ये तो हमें हो गया कि एक एलिमेंट आपकी ए के एलिमेंट के साथ यूनिक एलिमेंट आपको मिलना चाहिए, ए के एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब बाय चांस अगर ऐसा हो गया यहाँ पे कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, 1 2 3 4, और यहाँ पे मिल रहा है ए बी सी। यहाँ पे 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ए मिल रहा है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सी मिल रहा है, और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग बी मिल रहा है। यानी कि लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट 4 ऐसा बच गया जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोई भी यूनिक एलिमेंट नहीं मिल रहा है। अब यूनिक एलिमेंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं मिल रहा है तो लेकिन डेफिनेशन तो क्या कहती है
कि ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए बी के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट के साथ, लेकिन यहाँ पे तो ए का एलिमेंट 4 बी के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग तो कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं होगा आपका। और दूसरा कौन सा एग्जांपल था, ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। तो दो केसेस में आपका फंक्शन पॉसिबल नहीं है, जब आपके पास एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ जाए, एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ जाए तब भी आपका फंक्शन नहीं होगा। और सेकंड थिंग क्या है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट बचा हुआ है जिसकी कोई इमेज नहीं है, 4 ऐसा एलिमेंट जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, इमेज क्या होती है, इमेज यही तो होती है कि आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाए, तो वो एलिमेंट क्या हो जाता है, इमेज एफ एक्स इज द इमेज ऑफ एक्स, एफ एक्स इज द इमेज ऑफ एक्स, एक्स की इमेज एफ एक्स होती है, यानी कि फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आपका पास आंसर आ जाता है वो क्या हो जाती है, इमेज हो जाती है उसकी, ठीक है। लेकिन इस केस में पॉसिबल हो सकता है कि दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, दो एलिमेंट की क्या हो सकती है, एक इमेज हो सकती है, तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब बात करें नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब अगर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, अगर आपके पास ए सेट के अंदर एम एलिमेंट है, ए में अगर एन एलिमेंट है और बी में अगर एन एलिमेंट है, ए में एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन कितने थे ए टू बी, 2 रेज टू दी पावर एम एन, और नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, एन रेज टू दी पावर एम। मतलब कितने फंक्शंस आप बना सकते हैं ए से बी सेट तक, एन रेज टू दी पावर एम फंक्शन आप टोटल बना सकते हैं। अब हम फंक्शन की टाइप डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है हमारे पास वन वन, ठीक है। अभी फंक्शन तो क्या था कि ए के एलिमेंट किसी ना किसी ए के एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए, है ना। अब बात करिए अगर वन वन फंक्शन की, अगर हम बात करें वन वन फंक्शन की, तो वन वन फंक्शन के अंदर क्या कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। ये अभी तो हमने फंक्शन क्या हो सकता है, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है ना फंक्शन के अंदर, मैंने बताया था, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज हो जाएगी तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब बात आ जाती है अगर फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो वो वन वन फंक्शन कब होगा, मैं ये भी चीजें बताऊंगी आपको कितने आप वन वन फंक्शन बना सकते हैं ए से बी तक। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछ लेता है कि ए सेट में इतने मेंबर दिए, बी सेट में इतने मेंबर दिए, बताइए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, ठीक है। तो जो आज तक आपने नहीं किया है वो आज के लेक्चर में आप कवर करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अब वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट है, शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगी मैं सारा का सारा, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, यानी कि ये आपका है, इसी एक ही फिगर में सारे के सारे फंक्शन वन वन, ऑन टू, इन टू, मैनी वन, सारे के सारे फंक्शन आपको क्लियर करा दूंगी। ये है आपका ए, ये है आपका बी, 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है। अब आपका फंक्शन आ जा रहा है ए से बी तक जा रहा है, कुछ भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब फंक्शन है इसका मतलब यानी कि ए के एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि दो एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट मिल जाए, तो ये फंक्शन तो हो गया आपका, दो एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यूनिक इमेज मिल रही है, 1 की यूनिक इमेज ए, 2 की यूनिक इमेज ए, 3 की इमेज बी, 4 की इमेज सी एंड 5 की इमेज डी। अब एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यूनिक इमेज तो मिल रही है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस तो नहीं है। 1 और 2 ऐसे एलिमेंट आ गए जिसकी एक इमेज आ गई, मतलब एफ ऑफ 1 भी कितना आया आपके पास ए, एफ ऑफ 2 भी कितना आया आपके पास ए, है ना। मैंने क्या बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, यानी कि ये आपका 1 1 कब पॉसिबल है, जब आपका 2 की इमेज कोई और मिलेगी, यानी कि एफ ऑफ 2 कितना होगा, या तो ई हो जाए या फिर किसी के अंदर से आ जाए, यानी कि हर एक एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो फंक्शन क्या होगा आपका, 1 1 होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ। अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया, जो मैंने पहला एग्जांपल बताया था आपको, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी, 1 की इमेज, 3 की इमेज भी ए, और ये सारी चीजें, अगर ए टू बी, अगर दो एलिमेंट की एक इमेज आती है तो वो वन वन फंक्शन नहीं, वो कैसा फंक्शन हो जाता है, वो मैनी वन फंक्शन हो जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है आपका, मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, मैनी वन, और ये किसका एग्जांपल है, वन वन फंक्शन का एग्जांपल।
आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। मैनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन क्या होता है आपके पास, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए, बार बार बोल रही हूँ मैं, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। अब अगर आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ जाए, ये तो डायग्राम से हुआ, तो आप क्या लेके चलेंगे, अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई, अगर वो एलिमेंट इक्वल हैं, यानी कि अगर आपने ए के अंदर से दो एलिमेंट उठाए हैं एक्स और वाई, अगर वो एलिमेंट इक्वल है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब तो यही हुआ ना, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट इमेजेस। इसका मतलब दो एलिमेंट आप यहां से उठाएंगे, अगर वो दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो उन दोनों की इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी कि वन वन प्रूफ करने का ये भी एक तरीका है। अगर आपको वन वन प्रूफ करना पड़ जाए कि प्रूव दैट द फंक्शन इज वन वन, देन what we will do, we will take the two equal elements from the set A, then we will prove that the images of these element are also equal। तो इन दोनों की इमेजेस भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो ये फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे, वन वन हो जाएंगे। और जिसमें दो एलिमेंट की, एक में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, दो की बात नहीं कर रहे हम, अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज अगर मिल जाती है हमें, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब बात करें ऑन टू फंक्शन की, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम ऑन टू फंक्शन क्या होता है हमारे पास। अब वन वन फंक्शन को क्या भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है, लिख दूंगी मैं अभी, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं अभी हम कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है हमारे पास। ऑन टू फंक्शन, साथ के साथ एग्जांपल भी दे रही हूं मैं आपको, ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी करवा दी, एग्जांपल नहीं करवाया फंक्शन का, साथ के साथ एग्जांपल भी कर रहे हैं हम फंक्शन के। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन आपका क्या होगा कि एवरी एलिमेंट हैव द परी इमेजेस। अब आपका फंक्शन कहां से कहां तक था, ए से बी तक था, तो बी के जो एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट अगर वो वाई टाइप के हैं, वाई अगर बी से बिलोंग कर रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको परी इमेज मिलनी चाहिए। वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको परी इमेज मिलनी चाहिए। परी इमेज मैंने बताई थी ना क्या होती है, क्या होता है परी इमेज, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की परी इमेज क्या होगी, एक्स इज द परी इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी कि वाई तो क्या होता है, ये एफ ऑफ एक्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलना चाहिए, कोई ना कोई एक्स मिलना चाहिए। आई चीजें समझ। अब करेंगे कैसे, ये तो हुआ आपका कैसा प्रूफ, आपको जब आपको प्रूफ करना पड़ जाए कि फंक्शन ऑन टू है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो ये मान लीजिए ए फंक्शन है, ये मान लीजिए बी फंक्शन है, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। अब मान लीजिए वन की इमेज है 2, ये है 3, ये है 4, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा मान लेती हूँ मैं, एफ मान लेती हूँ, यहाँ पे 5 और यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास कि ए एलिमेंट की पर इमेज मिल रही है, बी की पर इमेज, सी की पर इमेज, डी की पर इमेज और ई की पर इमेज, है ना। सबसे पहले तो फंक्शन, अगर हमें ये सबसे पहले आपका माइंड में यही आना चाहिए कि फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन है, बिल्कुल है, हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी कोई पर इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एफ की कोई पर इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई एक्स नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा, आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका, इनटू फंक्शन। तो जो फंक्शन आपका ऑन टू ना होगे, ऑन टू ना हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इनटू फंक्शन बोलते हैं। कैसा फंक्शन बोलते हैं उसको, इनटू फंक्शन। आई चीजें समझ। तो ऑन टू फंक्शन क्या होगा कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए आपके पास, परी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी कि ये आपका ऑन टू फंक्शन हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, यहां से अगर ये ले लिया मैंने, ए की पर इमेज है 2, सी की पर इमेज है, डी की है एंड बी की है, सबकी पर इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब इसने ये नहीं बोला है कि ऑन टू फंक्शन के अंदर एक एलिमेंट की दो पर इमेज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, पर इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए बस, चाहे कितनी भी पर इमेज हो। मान लीजिए ये फंक्शन है आपका ए बी, मैंने यहाँ पे बना दिया 1 2 3 और यहाँ पे बना दिया मैंने ए बी। वन ए की पर इमेज भी 2 है और ए की पर इमेज 1 भी है और ए की पर इमेज 2 भी है। पर इमेज एग्जिस्ट तो कर रही है ना, बिल्कुल कर रही है। तो फंक्शन कैसा है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो ये दोनों किसके एग्जांपल है, ऑन टू फंक्शन के। अब ये तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्यों, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, तो ये फंक्शन कैसा भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। देखना सारे के सारे एक साथ ही करवा दूंगी मैं आपको, ठीक है। अब ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब यहाँ पे क्या है, 2 और मोर एलिमेंट हैव द सेम इमेजेस, तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं हुआ, कैसा फंक्शन हुआ, ये मैनी वन फंक्शन। तो ये एग्जांपल किसका है, ऑन टू तो है लेकिन कैसा है, मैनी वन है। कैसा है फंक्शन, ऑन टू एंड मैनी वन फंक्शन।
आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। एक ऐसा एग्जांपल दे देती हूँ जो आपका ऑन टू भी नहीं है और वन वन भी नहीं है, यानी कि मैनी वन इंटू फंक्शन मैनी वन और इंटू, मतलब क्या कह रहा है कि मैनी वन और इंटू, ठीक है। देखना मैनी वन मतलब मान लीजिए 3 एलिमेंट की एक इमेज जा रही है और 4 की इमेज क्या जा रही है, बी जा रही है। फंक्शन मैनी वन हो गया ना। 2 और मोर एलिमेंट हैव द सेम इमेजेस, तो वन वन तो नहीं हुआ, वन वन के लिए डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। और यहां से देखिए सी और डी ऐसे एलिमेंट बच गए जिसकी कोई पर इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब पर इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, आपका ऑन टू भी नहीं है, आपका वन वन भी नहीं है। तो फंक्शन कैसा है आपका, मैनी वन इंटू फंक्शन, मैनी वन इंटू फंक्शन। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब मैं थोड़ा सा नया आपको कंसेप्ट करवाने वाली हूँ जो आपकी शायद बुक में तो अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होगा, कि आप कितने वन वन फंक्शन बना सकते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। अब वन वन फंक्शन मैंने क्या बताया, क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन। नाम लिख देती हूँ मैं, या तो वो बोले वन वन या बोले इंजेक्टिव फंक्शन, तो ये बात एक ही है। या बोले ऑन टू फंक्शन या बोले सरजेक्टिव फंक्शन, तो इसकी भी बात एक होती है। सरजेक्शन बोल दे, सरजेक्टिव बोले, इंजेक्शन बोल दे, इंजेक्टिव बोल दे, बात एक ही होती है। वन वन किसके लिए यूज होता है, इंजेक्टिव के लिए। ऑन टू किसके लिए यूज होता है, सरजेक्टिव के लिए। अब जब दोनों फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस केस में फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, बायजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा, बायजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और एक चीज और बताती हूँ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज, अगर कोई भी फंक्शन बायजेक्टिव है ना, अगर कोई भी फंक्शन बायजेक्टिव है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, हमेशा इक्वल। अगर फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो उसके इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। यहां से देखिए ए और बी के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगी, सेम होगी। कोई भी फंक्शन अगर वन वन है और ऑन टू है तो। कंसेप्ट आया समझ। जो चीजें मैं बोल रही हूं वो आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं कि फंक्शन वन वन और ऑन टू है, तो क्या चेक कर सकते हैं हम कि क्या उसकी रेंज और डोमेन आपस में इक्वल है, क्या रेंज और डोमेन आपस में इक्वल है। अगर आपको फंक्शन ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या चेक कर सकते हैं, क्या हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, पर इमेज ना। तो हर एक एलिमेंट की पर इमेज होनी चाहिए, यानी कि कोर डोमेन के सारे एलिमेंट की पर इमेज होनी चाहिए, यानी कि कोर डोमेन के सारे एलिमेंट क्या बनने चाहिए, रेंज बनने चाहिए। तो ऑन टू अगर आपको चेक करना है फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब उसका रेंज किसके इक्वल आ जाए, कोर डोमेन के इक्वल आ जाए। रेंज कौन सी होती है, रेंज कौन सा होता है, किससे बनता है रेंज सेट, इमेज से बनता है, इमेज से बनता है। अब इमेजेस तभी आएंगी सारी की सारी, यहां से इमेजेस आई है, इमेजेस से क्या बनेगा, रेंज बनेगा। अब ऑन टू कब होएगा, जब इन सारी की पर इमेज होगी, पर इमेज एग्जिस्ट करेगी, मतलब किसी ना किसी की इमेज है ये, तभी तो पर इमेज मिल रही है हमें। अब देखना डी की पर इमेज क्या है, 3 है, तो 3 डी की पर इमेज 3 है, यानी कि 3 की इमेज क्या है, डी है। तो इमेज से क्या बनता है, रेंज बनता है। यानी कि ऑन टू फंक्शन चेक करने का तरीका क्या है आपका, जब आपका रेंज किसके इक्वल हो जाए, को डोमेन के इक्वल हो जाए, तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू हो जाएगा। ये आपका रामबाण मैं बोल सकती हूँ कि जब भी आपका फंक्शन, आपको ज्यादा टाइम नहीं है आपको चेक करने का, पूरा ग्राफ बनाने का, ये सब वगैरह करने का, और फंक्शन आपको चेक करना है ऑन टू है या नहीं है, बस उसकी रेंज चेक कर लीजिए, क्या वो रेंज उसकी को डोमेन के इक्वल है, बस फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज मेरा मेन फोकस है पूरा का पूरा फंक्शन आज आपको कंप्लीट करवाने का। क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, जो बेसिक सी चीजें हैं उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन देखना साथ के साथ करवा ही रही हूँ। ठीक है, तो आज आपका फंक्शन मैं टारगेट रहेगा कि मैं पूरा कर दूं आज आपका फंक्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्या क्या हो, कितने हो सकते हैं आपके पास। अब उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड क्या है हमारे पास। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है 8 से b, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए m है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b आपके पास n है, ठीक है, और कंडीशंस क्या है आपके पास कि n लेस देन आपका n, m लेस देन और इक्वल टू आपका n होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b से कम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, वन वन फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम, ये सिर्फ वन वन फंक्शन के लिए कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी से कम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए ये भी मैं बता दूंगी आपको अभी। ठीक है, कम या इक्वल भी हो सकते हैं। तो कितने आपके नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बनेंगे, एनपीएम आपके फंक्शन बनेंगे। कितने बनेंगे, एनपीएम। अब ये मैंने एम लेस क्यों लिया, पता चल गया आपने,
परमुटेशन आपने पढ़ी होगी, तो परमुटेशन के अंदर क्या होता है, आपका एनपीएम तभी पॉसिबल होता है जब आपका एम किससे छोटा होता है, एन से छोटा होता है। और मैं ये चीज आपको फिगर से भी बता सकती हूँ कि क्यों आपका एम एन से छोटा होता है। अगर आपका एम ग्रेटर देन हो गया एन, अगर आपका एम एन से ग्रेटर हो गया, और अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, क्या कहती है, और वन वन फंक्शन की, तो एम अगर आपका एन से बड़ा हो गया, यानी कि ए के अंदर एलिमेंट, समझिए चलो 1 2 3 4 यहाँ पे है ए बी सी, ए के अंदर आपके एलिमेंट बी से ज्यादा है, यही कंडीशन है ना, ए के एलिमेंट बी से ज्यादा है, तो बी से ज्यादा है और फंक्शन है, फंक्शन है इसका मतलब किसी न किसी दो एलिमेंट की एक इमेज तो मिलेगी, एक इमेज इसका मतलब मैनी वन फंक्शन हो गया, ये तो वन वन फंक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर आपका m ग्रेटर देन n है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे, जीरो। कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, जीरो। कोई भी वन वन फंक्शन आपका नहीं बनेगा अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b। तो वन वन फंक्शन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b। और कितने वन वन फंक्शन बनेंगे आपके पास, npm। npm क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल, यही होता है ना फॉर्मूला npm का, n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल। आई चीजें समझ क्लियर हुआ। अब बात करें ऑन टू फंक्शन की, कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन यहाँ पे लिख दूं मैं, अगर m लेस देन n होगा तो कितने बनेंगे आपके पास, npm, और अगर m ग्रेटर देन n होगा तो कितने बनेंगे आपके पास, जीरो बनेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। अब ऑन टू फंक्शन के अंदर दो कंडीशंस आती हैं फ्रेंड्स। आपका मान लीजिए एफ ए टू बी है, अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर चेक करने हैं तो पहली कंडीशन तो यही, एम आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू एन होना चाहिए, मतलब एम के अंदर एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ये मैंने डिनोट किया ना, एन एम मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि आपको क्या चाहिए, पर इमेज ही चाहिए। अगर जो इमेज के सेट हैं, सॉरी जो पर इमेज का सेट है, अगर वो कम हो गया, अगर वो कम हो गया तो इसका मतलब आपको यहां से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पर इमेज नहीं मिलेगी, पर इमेज नहीं मिलेगी तो ऑन टू फंक्शन कब होएगा, नहीं होएगा ना। अभी जो एग्जांपल बताया था मैंने, ठीक है। तो यानी कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के, तभी आपका ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है। और कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, मान लीजिए आपके पास ए के अंदर अगर आपके पास ये एम और एन छोड़ दीजिए फिलहाल, चलिए इसके अंदर से अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। अगर आपके पास एन के अंदर, ए के अंदर एलिमेंट है एन, और ये एन आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है, फिलहाल हम टू की बात कर रहे हैं, और बी के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट है, बी के अंदर सिर्फ टू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे आपके पास, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आपके पास बनेंगे 2 रेशो दी पावर n माइनस 2। डायरेक्टली आपने फॉर्मूला याद करना है बस, कितने फंक्शन बनेंगे अगर आपके पास बी के अंदर दो एलिमेंट है और ए के अंदर दो से ज्यादा, मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए, तो दो या दो से ज्यादा तो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितने एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे, फिर आपके पास 2 रेशो दी पावर n माइनस 2 आपके पास ऑन टू फंक्शन बनेंगे। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब अगर बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आपके पास n है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आपके पास है मान लीजिए r, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे है आपके पास, अब मैंने थोड़ा सा अपोजिट मान लिया है, चलिए कि अब हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आपके पास है r। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए है आपके पास r और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आपके पास n है, ये n और r कुछ भी हो सकते हैं आपके पास, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का n रेज टू दी पावर r माइनस nc1 n माइनस 1 रेज टू दी पावर r, फिर आपका हो जाएगा nc2 n माइनस 2 रेज टू दी पावर r, फिर आपका कितना हो जाएगा प्लस ऑन अप टू माइनस 1 रेज टू दी पावर n, और n माइनस 1 सॉरी n सी n माइनस 1 आपके पास, ये फॉर्मूला बाइनोमियल से बन के आया है ये चीजें, ठीक है, सारी की सारी n की पावर r, n की पावर r, जब आप nc1 करते हैं तो यहाँ पे n माइनस 1 हो जाता है और माइनस साइन, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो आपके पास क्या हो जाए n, ये पावर मैंने नहीं लगाई, माइनस 1 की पावर n माइनस 1, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 क्यों लगाई, अब देखना यहाँ पे माइनस 1 की पावर n माइनस 1 यानी कि n माइनस कितना हुआ यहाँ पे कितनी हुई पावर n माइनस, यानी कि आपके पास 2 माइनस 1 हुई यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी 1 माइनस 1 यानी कि कितनी हुई यहाँ पे 0 आपके पास हुई,
ठीक है, तो यहां से अगर हम देखा जाए तो n यहाँ पे 1 है तो n माइनस 1 की पावर r है, यहाँ पे 2 है तो n माइनस 2 की पावर r है। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, nc3 आएगा तो वहां पे क्या आएगा, n माइनस 1 की पावर कितना आएगा, 3। तो ये आपको जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास, n रेशु दी पावर r, nc1 n minus 1 raised to the power r plus nc2 n minus 2 raised to the power r minus nc3 n minus 3 raised to the power r or plus so on up to minus 1 raised to the power n minus 1 nc n minus 1। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, तो ये था आपका नंबर ऑफ वन वन फंक्शन और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब अगर वन वन और ऑन टू की तो बात होगी, अब अगर आपको दोनों ही चाहिए, नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू मतलब वन वन और ऑन टू है तो बायजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन? बायजेक्टिव फंक्शन। तो बायजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ बायजेक्टिव फंक्शन की बात करें तो हम, अब मैंने क्या बताया था, अगर फंक्शन आपका बायजेक्टिव है यानी कि वन वन और ऑन टू है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी होंगे। तो कितने फंक्शन बनेंगे आपके पास? n फैक्टोरियल, टोटल कितने फंक्शन बनेंगे? बायजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। अगर ए के अंदर भी n एलिमेंट है, बी के अंदर भी n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ बायजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे आपके पास? n फैक्टोरियल बनेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था आज का आपका, कि आपको अगर पता करने हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, इसको आप ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? समेशन आर वेरी फ्रॉम, ये सारी चीजें आप कंबाइन करके लिख सकते हैं यहाँ से, एनसीआर n माइनस आर रेज़ टू दी पावर r। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, आप जिस तरीके से करना चाहे, इसको इस तरीके से लर्न करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप समेशन की फॉर्म में लर्न करना चाहे तो समेशन की फॉर्म में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अलग टाइप के फंक्शंस की। अब इनवर्स क्या होता है और सम टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज। और कुछ मैं जनरल से आपको फंक्शन बताऊंगी जिनकी डोमेन और रेंज सिर्फ आप याद कर लेना। ठीक है, आपको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है उनको। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, बस आपको याद रखने की जरूरत है उनको। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगर बात करें हम इनवर्स की, अब आपके पास ए एफ कोई भी फंक्शन है ए टू बी, ठीक है, अब ये वन वन और ऑन टू होना चाहिए अगर इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स क्या हो जाएगा? बी से ए, क्या हो जाएगा? बी से ए, और सच दैट, या तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या फिर आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं आप? एक्स लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स आप लिख सकते हैं। यही तो हुआ। और जहां पे आपका वाई कहां से बिलोंग कर रहा है फ्रेंड्स? वाई कहां से बिलोंग कर रहा है? बी से, और एक्स आपका कहां से बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? अगर आपको यहाँ पे एक्स लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई लिखना है तो वो भी, वहां पे वाई कहां से बिलोंग कर जाएगा फिर आपका? वाई कहां से बिलोंग कर जाएगा फिर आपका? ए से बिलोंग करेगा, और एक्स कहां से बिलोंग करेगा आपका? सॉरी, वाई कहां से बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा, और एक्स कहां से बिलोंग करेगा? आप क्या बोल रही हूं मैं? वाई बिलोंग करेगा ए से, और एक्स कहां से बिलोंग करेगा फिर आपका? बी से बिलोंग करेगा। आई चीजें समझ? ठीक है, एक्स में लिखना चाहे तो एक्स में लिख सकते हैं, वाई में लिखना चाहे तो वाई में लिख सकते हैं। मतलब इनवर्स क्या होगा? डोमेन कोडोमेन में चेंज हो जाएगी, और कोडोमेन किस में चेंज हो जाएगी? डोमेन के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनवर्स होने के लिए, फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन क्या होना जरूरी है? वन वन और ऑन टू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक का फंक्शन एफ ए टू बी, और दूसरा फंक्शन है आपके पास जी, जो है आपका बी टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंपोजिशन अगर हमें देखनी है तो कंपोजिशन यानी कि जी ऑफ एफ आपका कब एग्जिस्ट करेगा? सबसे पहले तो ये एग्जिस्ट देखना है हमें, कब करेगा? कब करेगा? जब आपका रेंज ऑफ एफ, ध्यान रखनी है सारी चीजें, रेंज ऑफ एफ किसका सबसेट हो? आपका डोमेन ऑफ जी का सबसेट हो। डोमेन ऑफ जी का, अगर आपको और भी ज्यादा डीप में जाना है ना, तो मैंने 11th और 12th क्लास के अंदर इनका और भी ज्यादा डीप में डिस्कशन किया हुआ, वहां पे जाके आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। मैंने और भी ज्यादा डीप में समझाई हुई है सारी की सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि एनडीए, मिशन एनडीए के अंदर ये सारी चीजें इतना ज्यादा डीप में समझाने की जरूरत नहीं है। बस आप ये कर सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ किसका सबसेट होना चाहिए? रेंज ऑफ एफ यानी कि बी किसका सबसेट होना चाहिए? डोमेन ऑफ जी का, यानी कि बी का सबसेट होना चाहिए, तभी आपका जी ऑफ एफ पॉसिबल होगा। ये चीजें क्यों होंगी? क्योंकि यहां से अब रेंज देखेंगे, अब रेंज ऑफ एफ है वो जी की क्या बनेगी? डोमेन बनेगी। जी की डोमेन बनेगी तभी तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, आगे कंपोजिशन कर सकते हैं उसकी हम। ठीक है, तो यहां से देखिए कि रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका? डोमेन ऑफ जी का क्या हो जाएगा यहाँ से?
सबसेट हो जाएगा तो आपका जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा। इसको लिख कैसे सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। ऐसे ही एफ ऑफ जी आपका कब एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करेगा, जब, अब यहाँ पे क्या था, जी ऑफ एफ ना, एफ की रेंज, तो यहाँ पे किसकी रेंज, जी की रेंज, कि जब आपकी रेंज ऑफ जी किसका सबसेट हो, डोमेन ऑफ एफ का सबसेट हो, डोमेन ऑफ एफ का सबसेट हो, तो आपका कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ जी आपका एग्जिस्ट करेगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। और नेक्स्ट है समेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। मतलब अगर आपके पास एफ और जी दो फंक्शन है तो एफ प्लस जी एग्जिस्ट करेगा हमेशा, और इसकी डोमेन क्या होगी, एफ इंटरसेक्शन जी की जो डोमेन, यानी कि एफ की जो डोमेन, जी की जो डोमेन, उनका इंटरसेक्शन। ऐसे ही एफ माइनस जी भी एग्जिस्ट करेगा, एफ मल्टीप्लाई जी भी एग्जिस्ट करेगा, कोई कांस्टेंट इनटू एफ भी एग्जिस्ट करेगा, एफ बाय जी भी एग्जिस्ट करेगा। बस एक केस को छोड़ के कि जहां पे जी जीरो नहीं होना चाहिए, जहां पे जी जीरो हो जाएगा वो आपका डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्सेप्टिंग द पॉइंट वेयर जी इज जीरो, जहां पे जी आपका क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि जी एक्स हम बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं जहां पे एक्स, वो सारे एक्स जहां पे आपका जी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, वो डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, डोमेन के अंदर वो इंक्लूड नहीं होंगे। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि डोमेन ऑफ जी के अंदर से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डोमेन ऑफ जी के अंदर से वो सारे एक्स जहां पे आपका जी एक्स क्या है, इज इक्वल टू जीरो है, तो ये भी कर सकते हैं। या फिर डोमेन ऑफ जी के अंदर वो इंक्लूड होंगे जहां पे जी एक्स आपका नॉन जीरो होगा, दोनों वे में आप लिख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ जी के अंदर से क्या आने चाहिए, वो सारे एक्स हट जाने चाहिए जहां पे आपका जी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जी एक्स जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जीरो, और डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा तो आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ कुछ एक दो फंक्शन की मैं डोमेन और रेंज जो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं वो चीजें भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है वो। देखिए पोलिनोमियल फंक्शन, नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें आप 11th और 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, बिकॉज आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात आप 12th में तो होंगे ही होंगे, तो यानी कि 11th क्लास में भी ये चीजें पढ़ चुके हैं आप, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट वे में करवा रही हूँ ये सारी चीजें, ताकि बस आपको रिकॉल हो जाए कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे बिल्कुल ही डीप से करना है, तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे जाके देखिए, मैंने 11th और 12th क्लास में बहुत ज्यादा डीप से ये चैप्टर बहुत ज्यादा डीप में करवाया हुआ है। अब क्योंकि मिशन एनडीए, तो मिशन एनडीए को मिशन एनडीए के लेवल से ही हमें करना पड़ेगा ना। अगर हम 11th और 12th क्लास की तरह इतना टाइम अगर इस चैप्टर में लगा देंगे तो फिर हमारा सिलेबस तो पूरा नहीं हो पाएगा। ये चीजें तो आपको भी अच्छे से पता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है। एक होता है इवन फंक्शन, इवन एंड ओड फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन है वो इवन कब होगा, जब मैं उसके अंदर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो वो फिर से क्या आ जाए, आपका एफ ऑफ एक्स आ जाए। एग्जाम्पल देखिए कि एफ ऑफ एक्स मान लीजिए कोई एक्स स्क्वायर है, अब मैंने यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स किया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो माइनस एक्स का स्क्वायर फिर से क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, फिर से एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये फंक्शन क्या होगा, आपका इवन फंक्शन होगा। ऐसे ही ओड फंक्शन की बात करें तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है तो ये फंक्शन आपका क्या होता है फ्रेंड, ओड फंक्शन होता है। क्या होता है ये आपका, ओड फंक्शन। तो यानी कि जितने भी ओड पावर के फंक्शन है वो सारे के सारे कैसे फंक्शन है, ओड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स आपने पुट किया तो माइनस एक्स का क्यूब, ये किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आया। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। एक होता है इम्प्लीसिट फंक्शन, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, एक तो आप फंक्शन को ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एक आप फंक्शन को मान लीजिए ऐसे लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। जब आप एक्स और वाई को सेपरेट करके लिखते हैं, एक्स और वाई को सेपरेट करके लिखते हैं तो वो तो फंक्शन आपका क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर आप एक ही इक्वेशन की फॉर्म में कंबाइन करके लिख देते हैं तो वो आपका फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, आपने लिख दिया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपका फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, कैसा फंक्शन है ये आपका। यहां से आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जहां पे आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, इम्प्लीसिट फंक्शन होगा। जहां पे एक्स और वाई अलग अलग है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये फंक्शन क्या है आपका, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है आपका,
एक्सक्लूसिव पर। आई चीजें समझ। अब बात कर रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये सारे के सारे फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बताने की जरूरत है क्या, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ चलिए सबके बारे में। अब फंक्शन पढ़ने ही लग गए हैं तो पूरा तो कवर करेंगे ना हम, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि एफ कोई भी फंक्शन है जो ए टू आर जा रहा है। अब ए टू आर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसकी रेंज हमेशा क्या होती है, सारे के सारे रियल नंबर। आप कुछ भी पुट कर दीजिए, आपका आना क्या है, रियल नंबर ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स होगा वो किस फॉर्म की होगा आपका, ए नॉट एक्स प्लस ए वन, ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स, ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स, ए नॉट इंटू वन सॉरी, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑन अप टू ए एन एक्स रेस टू दी पावर एन, और ऐसे चलता जाएगा ये आपका, ठीक है। और जहां पे आपका क्या होना चाहिए, ए एन आपका नॉन जीरो होना चाहिए अगर ये आपकी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। अगर ये आपकी पोलिनोमियल है कितने डिग्री की है, एन डिग्री की है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल फंक्शंस ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन। क्योंकि अगर एन की डिग्री जीरो हो जाएगी, अगर ए एन आपका जीरो हो जाएगा तो एक्स रेस टू दी पावर एन का कोफिशिएंट जीरो होगा, तो पूरा का पूरा क्या बना देगा, जीरो बना देगा। और ये सारे के सारे कांस्टेंट ए वन ए टू ए एन सारे के सारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ए नॉट ए वन ए टू ए एन सारे के सारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। आई चीजें समझ क्लियर हुआ। रैशनल फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन आपका किसकी फॉर्म में होता है, पी एक्स बाय क्यू एक्स की फॉर्म में होता है। बस आपका क्यू एक्स क्या नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, रैशनल फंक्शन हो जाएगा। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका ए की पावर एक्स है ना, वेर ए इज ग्रेटर देन जीरो। जहां पे आपका ए क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रेटर देन जीरो होता है, इस फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन जो आप अपनी, जो आपका बेस होता है, बेसिक जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका e की पावर x। जो आपका बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका e की पावर x। यहाँ पे बेस क्या होता है आपका log e, क्या बेस होता है यहाँ पे, log e, या इसको क्या भी बोल सकते हैं, बेस आपका log 10 भी होता है। आई चीजें समझ, ठीक है। और इसकी रेंज और डोमेन की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका कहां से कहां डिफाइन होता है, देखा जाए तो r टू r, यानी कि इसकी डोमेन भी क्या होती है, रियल नंबर, को डोमेन भी क्या होती है, रियल नंबर। लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, जीरो टू इन्फिनिटी होती है। क्या होती है इसकी रेंज, जीरो टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आप e की पावर x के अंदर कुछ भी पुट कर लीजिए वो हमेशा क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। कभी भी वो आपका नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी आपका जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो कब हो सकता है, e की वैल्यू हमेशा ही किस किस के बीच में लाई करती है, 2 और 3 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब ये हमेशा ही क्या होगा, आपका पॉजिटिव नंबर होगा। अब अगर बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा आपका, लॉगरिथमिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होगा आपका, log ऑफ ए एक्स से जिसको डिनोट करते हो, जहां पे ए आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और ए आपका वन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए अगर आपका वन हो गया तो कंडीशन क्या बन जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ एम, एन क्या होता है, log ऑफ एम डिवाइडेड बाय log ऑफ एन। तो इसको क्या लिख देंगे फिर आप, log ऑफ एक्स बाय log ऑफ ए। और यहाँ पे अगर ए आपका वन हो गया तो log ऑफ ए कितना हो जाएगा, log ऑफ वन कितना होता है, जीरो, लोगो वन कितना होता है, जीरो। तो नीचे क्या बन गया, जीरो। तो ये तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ आपका। इसका मतलब आपका जो लोगो ऑफ ए एक्स है वो हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है, ए वन भी नहीं होना चाहिए और ए हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ए ग्रेटर देन हमेशा क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, जीरो होना चाहिए। आई चीजें समझ, बस ये आपको ध्यान रखनी है चीजें, बहुत सारी जो चीजें मैं करवाने वाली हूँ अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वहां पे मैं और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि आपका ए ग्रेटर देन जीरो क्यों होना चाहिए, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू वन के बारे में तो डिस्कस कर लिया हमने, ए ग्रेटर देन जीरो क्यों होना चाहिए, बहुत साइड हम लोग लगाएंगे ना यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वहां से चीजें निकल के आ जाती है फिर आप, ठीक है। चलिए देखिए अभी, चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन तो आपको बताने की आई थिंक जरूरत नहीं, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन यानी कि अगर मोड ऑफ एक्स की डिस्कस करें हम तो एक्स होगा आपका, जब एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो तो आपकी वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स। यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू को भी क्या बना देता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव बना देता है, वो आपका क्या फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है। और अगर इसकी हम किसकी बात करें, डोमेन की अगर इसकी बात करें तो डोमेन क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर। और रेंज की अगर बात करने लग जाए मॉडुलस की, तो मॉडुलस के अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव
रियल नंबर, और साथ में जीरो भी तो पॉसिबल है ना, 0 to इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 to इन्फिनिटी, और डोमेन क्या हो जाएगी उसकी आपकी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपके पास हो जाएगी। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, लिख देती हूँ। डोमेन क्या होगी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगी, 0 to इन्फिनिटी। ये e की पावर x और e की पावर x हमने डिस्कस किया है, दोनों की यही होगी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और 0 to इन्फिनिटी। और अगर बात करें हम log ऑफ ax की, तो log ऑफ ax क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया आपको, यानी कि डोमेन किसके लिए सेटिस्फाई होगा, ये 0 to इन्फिनिटी, और रेंज में क्या आ सकता है इसका, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए आपका 1 भी नहीं होना चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिग्नम स्टेप फंक्शन क्या होता है। स्टेप फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जिसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है आपका जो क्लोज ब्रैकेट की फॉर्म में होता है, इसकी आपका क्या होता है, स्टेप फंक्शन। मतलब इसके अंदर आपका क्या आती है, वैल्यू क्या आती है, हमेशा इंटीजर वैल्यू आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यानी कि अगर इसको लिखने का तरीका अगर हम देखें, तो लिखने का तरीका क्या होता है आपका, कि जो आपका एक्स है, जो आपका एक्स है वो हमेशा किसके बीच में लाई करता है, एन से बड़ा, एन मतलब इंटीजर, एन मतलब इंटीजर के इक्वल भी हो सकता है, और ये आपका नेक्स्ट नंबर जो इंटीजर +1 किया उसके बीच में आपका लाई करता है। यानी कि इसकी वैल्यू अगर देखें, इसकी वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी आपके पास, एन निकल के आएगी। जैसे देखिए एन और n+1 के बीच में लाई कर रहा है, अगर ये x आपका n और n+1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी आपकी, n निकल के आएगी। जैसे मैंने देखना, मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 4, x को क्या पुट कर दिया मैंने, 4, तो यानी 4.5 पुट किया, 4.5। अब ये 4.5 देखिए किस किस के बीच में लाई कर रहा है, इंटीजर क्या है, 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, वही देख रही हूँ ना मैं। अभी अभी नेक्स्ट क्या है, 4+1, यानी कि 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। तो यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इक्वल टू का साइन कहाँ है, यहाँ पे है। तो यानी कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 4। इतना ज्यादा आपको पंगे में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, बस सिंपल सी ये चीज याद रखनी है आपको कि इससे छोटा इंटीजर क्या है आपका, 4.5 से छोटा इंटीजर क्या है आपका, क्या है आपका छोटा इंटीजर, आपका 4 है। ये सारी चीजें आपको, इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बेसिक डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, बस यही पूछेगा आपसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए क्या है, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या होता है, 1 1 होता है, ऑन 2 होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी देखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर हम देखें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपकी हमेशा क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, और ग्रेटर देन और किससे, x-1 से। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू x, और हमेशा x-1 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखना यहाँ से 4.5 है, 4.5 है, वो हमेशा किससे, 4.5 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो आप किससे, 4.5 से छोटा, 4.5 से छोटा आ रहा है ना, 4.5 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4.5 यानी कि 3.5 से बड़ा और छोटा या इक्वल किसके, 4.5 के। अब ये इक्वल का साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर आपने ग्रेटेस्ट 4 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना निकल के आएगा, 4 ही निकल के आएगा। इंटीजर वैल्यू हमें देखनी है, डेसिमल वैल्यू हमें नहीं देखनी है। अगर कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू है आपकी, नॉन इंटीजर वैल्यू है आपकी, नॉन इंटीजर मतलब 4.5 या 7.9 या 3.9 कुछ भी है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आने वाला है आपका, उससे छोटा इंटीजर। यानी कि अगर आपको 3.9 की वैल्यू निकालनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये कितना निकल के आएगा आपके पास, 3 निकल के आएगा। अगर नेगेटिव में निकालना है, -5.1 निकालना है, तो -5.1 से छोटा कौन है, -5 है क्या, -5 तो -5.1 से बड़ा हो गया, छोटा कौन है इससे, -6 छोटा है। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा इसका, -6। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्या है ये चीजें, आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। अगर बात करें फ्रैक्शनल पार्ट की, यहीं से एक और चीज निकाल जाती है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट, जब अगर आप कोई भी नंबर है x, उसके अंदर से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर देते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। अब कोई भी नंबर है 4.5, अगर आपने इसके अंदर से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दिया, इसका मतलब 4.5 से आपने क्या माइनस कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.5 का क्या आएगा, 4, आंसर कितना आया, 0.5 आया। तो फ्रैक्शनल पार्ट में आपकी डोमेन क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रेंज हमेशा क्या निकल के आएगी, हमेशा 0 और 1 के, 0 के इक्वल भी हो सकती है और
1 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका ऐसा चीज कभी पॉसिबल नहीं है कि आपने यहाँ पे लिख दिया 5 और 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या निकल आएगा? 4 निकल आएगा। 4 तो कभी पॉसिबल नहीं है। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा। 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। आई चीजें समझ फ्रेंड्स? क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है। अब अगर बात करें हम सिग्नम फंक्शन की ओर बात कर लेते हैं हम कि सिग्नम फंक्शन आपका क्या होता है। सिग्नम फंक्शन रफ कर दूं मैं इसको? ठीक है, इसको रफ कर देती हूँ मैं एक बार। सिग्नम फंक्शन रह गया, बस पीरियोडिक फंक्शन रह गया। बस हमारा सारा का सारा फंक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो पूरा हो गया है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनडीए में पूछता है एग्जाम में। ठीक है, सिग्नम फंक्शन देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। सिग्नम फंक्शन जिसका साइन क्या होता है? ऐसे एस जी एन ऑफ एक्स। इसका क्या क्या है आपके पास? अगर आपका एक्स नॉन जीरो है, अगर आपका एक्स नॉन जीरो है तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एक्स बाय मोड ऑफ एक्स या फिर मोड ऑफ एक्स बाय एक्स। और एक्स अगर आपका जीरो है तो क्या होता है फ्रेंड्स? ये जीरो होता है। आई चीजें समझ? तो ये आपका क्या होता है? सिग्नम फंक्शन होता है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाय मोड ऑफ एक्स, या फिर क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ एक्स बाय एक्स। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, अगर इस डेफिनेशन में यूज है, सिर्फ सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपका x ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू क्या आएगी? 1। अगर आपका x इज इक्वल टू जीरो है तो वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर आपका x लेस देन जीरो है तो वैल्यू क्या आएगी सिग्नम फंक्शन की? -1। देखना कैसे? x नॉन जीरो है तो x बाय मोड ऑफ x ना। अब मोड ऑफ x क्या होता है? x ग्रेटर देन जीरो है तो x, और x लेस देन जीरो तो -x। x माइनस x से काटेंगे -1 आएगा, x x से काटेंगे कितना आएगा? 1। तो सिग्नम फंक्शन इनडायरेक्टली क्या होता है? 1 होता है। जब आपका x ग्रेटर देन जीरो है, x इज इक्वल टू जीरो तो 0 होता है, और x लेस देन जीरो है तो कितना होता है आपके पास? -1 होता है। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है। अब अगर बात करें हम पीरियोडिक फंक्शन की, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन एफ एक्स, उसको पीरियोडिक फंक्शन कब बोलेंगे? जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कोई ना कोई टी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी कितना आ रहा है आपका? एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है। तो इस टी को क्या बोल देते हैं? पीरियड ऑफ एफ बोल देते हैं। पीरियड ऑफ एफ। जैसे एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल देखिए साइन एक्स है। अगर साइन एक्स आपको चेक करना है क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स के एक्स के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि फिर से मेरा साइन एक्स आ जाए? तो साइन, जब मैं एक्स प्लस पाई लिखती हूँ, एक्स प्लस पाई लिखती हूँ, यानी कि पाई, पाई प्लस 2 पाई प्लस एक्स कर लीजिए, 2 पाई प्लस, पाई प्लस एक्स में तो नेगेटिव आ जाएगा। 2 पाई प्लस एक्स जैसे ही आप करते हैं तो 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? साइन एक्स नहीं आता है क्या फिर से? तो यानी कि आपने क्या किया? एक्स के अंदर कोई ना कोई टी ऐड किया, और उस टी को ऐड करने से फिर से वही फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे टी क्या आ गया? आपका पीरियड आ गया, जो कितना आया है? 2 पाई। किसका पीरियड निकल के आया है? आपका साइन का पीरियड निकल के आया। तो ऐसे आपको पीरियोडिक फंक्शन चेक करने होते हैं कि क्या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यानी कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके इक्वल आ जाए? एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन आपका क्या होता है फ्रेंड्स? पीरियोडिक फंक्शन होता है। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे। ठीक है। अब मैं कुछ एक फंक्शंस की आपको रेंज और डोमेन बता देती हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल लर्न करने की जरूरत है, उनको ज्यादा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है, कई बार बहुत बार पूछता है आपसे। ठीक है, तो सिंपली आपने बस उनको लिखना है। मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है a cos ऑफ एक्स प्लस b साइन ऑफ एक्स, b साइन ऑफ एक्स। अगर हम इसकी बात करें तो डोमेन की, डोमेन तो क्या होगी आपके पास? क्या होगी डोमेन? तो यहां से इन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बस हम रेंज की बात करें। अब डोमेन तो मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है। रेंज की बात करें तो माइनस अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र से अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र आपकी क्या होगी फ्रेंड्स? इसकी रेंज होगी। ठीक है, आपको बस इसको याद करना है और कुछ नहीं करना है। अब अगर यहाँ पे आ जाता है a cos ऑफ एक्स b साइन ऑफ एक्स माइनस सी अगर आ जाए तो यहाँ पे बस क्या कर देंगे? c कर देंगे आप, c माइनस अंडर रूट ए। और पूछा हुआ है आपके, डायरेक्टली पूछा हुआ है आपके। कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना, तब देखना आप। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे मैं आपसे। तो c माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र से c प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक, ठीक है। और अगर आपको डोमेन और रेंज देखनी है, साइन की, कॉस की, टेंजेंट की, कॉट की, इनके इनवर्स की, इनके हाइपरबोलिक इनवर्स की, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप, मैंने स्पेशली 11th और 12th क्लास में सारी की सारी चीजें मैंने करवा रखी है। टेबल मैंने बनवाई हुई है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स है फ्रेंड, वहां पे भी जाके, क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें बुक्स में अवेलेबल है, इसलिए मेरा करवाने का कोई फायदा नहीं है सारी चीजों का। ठीक है, मैं वही चीजें आपको करवा रही हूँ जो आपको नहीं पता। ठीक है, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। जो आपको ऑलरेडी आता है उसको सीखने का कोई फायदा नहीं है ना, कुछ नया सीखना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगर आपको पता करनी है, कई बार ऐसे फंक्शन पूछ लेता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डायरेक्टली रेंज, डोमेन और रेंज दोनों लिखा देती है, डोमेन भी और रेंज भी।
इसको निकाल के भी दिखाऊंगी मैं, कल आपको इससे एग्जांपल भी करवा के दिखाऊंगी, वहां से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप एक बार लिख लीजिए इनको क्या है। डोमेन अगर बात करें तो डोमेन क्या होगी इसकी -a to a, और रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होगी इसकी 0 to a। ठीक है, लेकिन अगर ये 1 बाय में है, ये प्रूफ करके दिखाऊंगी मैं आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है, क्यों आया, ये नहीं है कि कोई क्रैमिंग हो रही है, बस -a to a, और यहां से देखिए तो कितनी होती है 1 बाय a to आपके पास है इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आ जाता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब ये तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस a और यूनियन a टू इंफिनिटी। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी इसकी 0 टू इंफिनिटी। और नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो 1 बाय अगर आ जाता है ये 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जस्ट क्या आ जाएगी आपके पास, ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी और 0 टू इंफिनिटी। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वो तो चीजें पता ही है आपको, लॉग की ई की पावर एक्स की मैंने बता भी दी है, साइन एक्स की कोस एक्स की ए की पावर एक्स की। ठीक है, फिर भी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो एक बार फिर से इनको मैं सारी चीजों को डिस्कस कर लूंगी कि डोमेन और रेंज कैसे कैसे आप चीजें निकालते हैं, मैं अच्छे से आपको पूरा निकाल के दिखाऊंगी कि क्यों ये चीजें आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो डेफिनेटली मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनडीए के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और या फिर जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आप टाइम टू टाइम सारे लेक्चर अटेंड करते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।